वसीयत। एक बार विमल जी बीमार हो गए। उन्हें लगा अब अंत समय पास ही है। सोचा मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे घर की जमीन जायदाद को लेकर झगड़ने ना लगे, क्योंकि ये पैसा सगे भाइयों में भी दरार पैदा कर देता है। उनके जाने के बाद कहीं बच्चे, उन्होंने सालों में समाज में जो इज्जत कमाई है वो कहीं मिट्टी में न मिला दें। ये सोच सोच कर विमल जी का दिल बैठा जा रहा था। ये भी एक बड़ा कारण था कि उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त हुए 10 साल हो गए थे उन्हें। दोनों बेटे नौकरी में से लग गए थे। अपने अपने बीवी बच्चों के साथ नौकरी वाली जगह पर रह रहे थे। कभी कभी 30 त्योहारों पर आ जाते थे, 1-2 दिन के लिए। एक बेटी थी, उसको भी अच्छे घर में ब्याह दिया था। पत्नी सुशीला जी और विमल जी अकेले रहते थे। पत्नी विमल जी के लिए चाय बनाकर लाई, उन्हें बिठाकर पिलाने ही वाली थी, तभी विमल जी ने उनका हाथ पकड़ चाय का कप मेज पर रखने का इशारा किया। क्या हुआ जी, आज चाय नहीं पीनी? तू नितिन अनुज को फोन कर बुला ले, मुझे लगता नहीं कि अब ज्यादा समय बचा है मेरे पास। विमल जी भावुक होते हुए बोले। ए जी, ऐसी अशुभ बातें मत निकालिए मुंह से। अभी तो आप 100 साल जिएंगे, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। सुशीला जी विमल जी के हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए बोली, तेरे कहने से मेरी उम्र थोड़े ना बढ़ जाएगी। तू सबको फोन कर दे। बस सुशीला जी ने भारी मन से बेटों को फोन किया। दोनों ने यही कहा, माँ पापा को अच्छे अस्पताल में भर्ती करा दो, अभी इतना काम है, अभी नहीं आ सकते। पापा तो वैसे भी छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं। पर जैसे ही सुशीला जी ने कहा, पापा को कुछ जरूरी बात भी करनी है तुम लोगों से, इतना सुनते ही दोनों बेटे प्रॉपर्टी की सोच माँ से बोले, ठीक है माँ, पापा को दिखाना जरूरी है, कल छुट्टी लेकर आते हैं। अगले दिन दोनों बेटे बहू बच्चों सहित घर आ गए। पर यह क्या, विमल जी तो क्या, विमला जी भी अपने छोटे छोटे पोते पोतियों को चहकता देख बेड पर उठकर तुरंत बैठ गए। ए जी, इतने दिनों से तो बिस्तर पर ही सारे काम मुझ पर करवा रहे थे, आज कैसे उठकर बैठ गए और अपने आप कंघी से बाल बनाने लगे? सुशीला जी चिढ़ाते हुए विमल जी से बोली, तुझे पता है ना मेरे सोन चिरोटे आए हैं। मेरे बिट्टू को उसका दादू हीरो जैसा बना ठाना अच्छा लगता है। पिछली बार देखा नहीं था तूने, कैसे मेरे बिखरे बाल देखकर गुस्सा हो गया था, खुद ही बनाने लगा था मेरे बाल। तब जाकर बोला, अब लग रहे हैं मेरे दादू हीरो। उसके बाद ही मुझे पार्क ले जाता था बैट बॉल खेलने। दोनों बेटों ने, बहुओं ने, पोतों ने विमल जी को और सुशीला जी के पैर छुए और दोनों पोतियों ने नमस्ते किया। चहकता हुआ 5 साल का बिट्टू दादू की गोद में उनकी गर्दन से चिपक कर बैठ गया। विमल जी उसे दुलारने पुचकारने लगे। बिट्टू, ये क्या कर रहा है? तुझे बताया था ना दादू की तबीयत ठीक नहीं है, हट जा उनकी गोद से, यहाँ बैठ जा। बड़ा बेटा नितिन अपने बेटे को डांटता हुआ बोला, नहीं नहीं, मैं कोई बीमार बीमार नहीं, मेरे बच्चे आ गए हैं, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। छोटा बेटा अनुज बोला, ये सही बात है पापा, असल से ब्याज प्यारा होता है, ऐसा प्यार कभी हम पर दिखाया है जैसा आप बिट्टू पर कर रहे हैं? सभी लोग ठाके मारकर हंसने लगे। अचानक से हंसते हंसते विमल जी की खांसी उखड़ गई, उनकी सांस फूलने लगी। सुशीला जी ने तुरंत पानी पिलाया। बेटों ने सहारा दे उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। माँ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, नितिन बोला। नहीं रे, ये तो रोज का है। सुशीला, तूने राखी बेटी को फोन नहीं किया क्या, उसे नहीं बुलाया? विमल जी की जबान लड़खड़ा रही थी। जी नहीं, मुझे लगा आपको अनुज नितिन से ही बात करनी है, इसलिए उसे तो नहीं कहा मैंने। तभी तपाक से बड़ी बहू रानी बोली, पापा जी, वैसे भी घर की बातों में दीदी को बुलाने की क्या जरूरत, उनके अपने काम हैं। हम ये कैसे कैसे अपने काम छोड़कर आए हैं, हमें ही पता है। आप खामखा उन्हें क्यों परेशान करना, जो बात करनी है आपको कर लीजिए, हम सब हैं ना। सभी बहू बेटों ने रानी की बात से हामी भर दी। तभी पता नहीं कहाँ से विमल जी ने इतनी ताकत आ गई कि दहाड़ती हुई आवाज में बोले, खबरदार, अब एक शब्द भी आगे कहा तो। बहू राखी, तुम्हारी ननंद इस घर की सबसे बड़ी बेटी है। इस घर के लिए जाने वाले फैसलों को जानने का हक उसे भी उतना ही है जितना तुम्हें है, इसलिए उसे भी बुलाना उतना ही जरूरी है जितना तुम लोगों को। वो पापा जी, मैं तो बस इसलिए बोली कि दीदी को भी काम होंगे, हम हैं तो सही आपकी देखभाल के लिए। आप कह रहे हैं ना,
तो मैं कर देती हूँ दीदी को फ़ोन, इसी बहाने सब मिल लेंगे। शक पकाती हुई आवाज़ में रानी बोली, ठीक है बहू, उसे आ जाने दो, फिर बात करता हूँ। विमल जी बिल्कुल नारियल के स्वभाव के थे, ऊपर से सख्त, अंदर से मुलायम। अनुज, नितिन, घर की दोनों बहुएं दूसरे कमरे में गए। भैया अब दीदी का इंतजार करेंगे, मुझे तो 2 दिन की ही छुट्टी मिली है, कब पापा अपनी बात बताएंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अनु उदास होते हुए बोला, हाँ हम तो बहुत फ्री है ना, हमें तो जैसे 1 महीने की छुट्टी मिली है। तू भी कैसी बात करता है, हम भी 2 दिन की छुट्टी पर ही आए हैं। रानी, राखी दीदी कब आ रही हैं? तुमने फोन किया? हाँ, कह रही थी रात तक पहुंच जाऊंगी। तभी सुशीला जी की आवाज आई, नितिन सुनना जरा। दोनों बेटे आंगन में आए, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अभी तक तो सामने वाली नीता आंटी का बेटा ले आता था, पर अब तुम लोग आ गए हो तो ले आओ। अच्छा नहीं लगता उनसे कहना जब घर में 2-2 बेटे हैं। सुशीला जी की दवाई का पर्चा नितिन के हाथ में थमाती हुई बोली। नितिन ने पर्चा देखा, उस पर पिछला बिल 7,000 का बना था। इतने पैसों का बिल देख नितिन अनुज से बोला, अभी सफर की थकान है, सर दर्द हो रहा है, तू ले आ दवाई। अनुज ने पर्चा देखा तो भी सकपका गया। वो कुछ कहने ही वाला था, तब तक सुशीला जी अंदर से आई। ये ले नितिन, पैसे इतने में आ जाएंगी दवाई। तब जाकर दोनों भाइयों की सांसों में सांस आई। शाम के समय घर की बड़ी बेटी राखी दोनों बच्चों के साथ आ गई। आते ही अपने पापा के गले लग गई। काफी देर तक रोती रही, शिकायत करती हुई बोली, बताया क्यों नहीं पापा, इतनी तबीयत खराब कर लिया आपने। भाभी गिलास लेकर आइए, जूस लेकर आई हूँ, पापा को अपने हाथों से पिलाऊंगी, तंदुरुस्त करना है पापा को। तू मेरी फिक्र छोड़, इतना लंबा सफर करके आई है, पहले चाय नाश्ता कर ले। विमल जी कपकपाते हुए बोले। बोला तो नहीं जा रहा, पहले आप जूस पी लीजिए तभी मैं कुछ खाऊंगी। अपने हाथों से बिटिया रानी ने उन्हें जूस पिलाया। यह सब देख बेटे बहू एक दूसरे को देख इशारे करने लगे। खाना पीना खा सभी लोग अपने कमरे में चले गए। राखी बोली, मैं पापा के पास ही सोऊंगी, तू यहाँ मत सो जा, कूलर में सोना, मेरे बलगम की बदबू आती है, मेरे कमरे से तेरी सोना भी तेरे बिना नहीं सोती। विमल जी बोले, तो भैया आप सो जाइए, इतने दिनों से माँ पापा का ख्याल रख रही हैं, अब हमें इन्हें थोड़ा आराम देना चाहिए। राखी नितिन से बोली। इतना सुन नितिन बोला, पापा मैं सो जाऊंगा आपके पास, पर अब सब लोग आ गए हैं तो आपको कोई जरूरी बात करनी थी ना, कर लीजिए। ये सुन विमल जी ने सब बच्चों को आंगन में इकट्ठा होने को कहा। विमल जी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर अपना डंडा संभालते हुए बैठे। उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर बोले, पता है बच्चों, तुम लोग जब छोटे थे तब तुम्हारी माँ की नौकरी का पत्र आया था। खुशी के मारे तुम्हारी माँ फूली नहीं समा रही थी, पर अगले ही पल जैसे ही उसने दूध मुए अनुज को तरफ देखा, उसे उठा सीने से लगा लिया, उस पत्र को बक्से में डाल दिया। तुम तीनों की परवरिश में हम दोनों ने बहुत ही आर्थिक तंगी का सामना किया। मेरी छोटी सी क्लर्क की नौकरी में पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों को किसी चीज की कमी ना हो। इसके लिए कितनी बार सुशीला ने अपने जेवर गिरवी रखे, कितनी रिश्तेदारी में विवाह होता तो बहाना लगा देती कि तबीयत खराब है, नहीं तो बेचारी का सबके बीच मजाक बनता। जाती भी तो सबकी नजरों से बचने की कोशिश करती। हाथ पर मुंह रखकर जमाई लेते हुए नितिन बोला, पापा इसमें क्या नई बात है, ऐसा सभी माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। हम नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पैदा किया है तो पालना भी तो हमें ही है। हाँ पापा, भाई सही तो कह रहे हैं, क्या सबका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है, अपनी ज़रूरी बात करिए, फिर सभी लोग सोए, सफ़र की थकान भी है हम सबको। अनुज थोड़ा रोश में बोला, क्या बोला तू, टाइम वेस्ट? जब तुझे कोख में 9 महीने रखा तब मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ था। जब तुम बीमार पड़ते थे, तेरे पापा ऑफिस से आंधी तूफान में अपनी ऑफिस में छुट्टी चढ़ाकर अपनी साइकिल से हाँफते हुए आते थे, पूरी पूरी रात तुझे गोद में लेकर घुमाते थे। तेरे कॉलेज में एडमिशन करवाने तेरे साथ दिल्ली गए, वहां 4 दिन रहकर तेरे रहने सहने की व्यवस्था करके आए थे। जब नितिन का अपने दोस्त के गलत काम में नाम आ गया था तो कैसे अपने बेटे को निर्दोष साबित करने के लिए दिन रात कर दिए थे। तुम्हारे पापा ने एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब ये चैन से सो पाए हों, तब हमारा भी टाइम ही वेस्ट हुआ था ना। अनुज आज सुशीला जी जीवन में पहली बार अपने बेटे से उसके विरोध में ऊंची आवाज में बोली थी। दूसरी तरफ राखी और विमल जी की आंखों में आंसू तैर आए थे। भैया माँ सही कह रही है, पापा अपने मन का कुछ कहना चाहते हैं तो सुन लीजिए ना। ये हमारे माँ बाप जब हमारे बहुत दूर चले जाएंगे तो इनकी आवाज को भी तरसेंगे हम, कि कहीं से पापा आवाज लगा दें। क्या ये इमोशनल ड्रामा लगा रखा है दीदी आपने? बी प्रैक्टिकल, जो दुनिया में आया है उसे तो जाना ही है। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं जो पापा
ने की हैं। नितिन बोला, तो ठीक है, मैं अपनी बात पर आता हूँ बेटा, तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो पहले फैसला मेरे इस घर को लेकर विमल जी बोले, बच्चों मैंने ये घर अपने पोते के नाम किया है क्योंकि इस घर से मेरी और सुशीला की बहुत यादें जुड़ी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे दुनिया से जाते ही तुम लोग इस घर को बेचकर अपनी नौकरी वाली जगह पर बस जाओ। इसी बहाने तुम लोग मेरे नन्हे मुन्ने इस घर में आते जाते तो रहोगे। वैसे भी अच्छी विकसित कॉलोनी में है हमारा घर, जमीन की कीमत बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं। मेरे पोतों को भी ये घर उनके 18 साल का होने पर ही मिलेगा। जब तक सुशीला है वो यहीं रहेगी, फिर तुम लोग इसकी देखभाल कर सकते हो। ये क्या पापा, इतने सालों में तो ये घर खंडर हो जाएगा और हम तो बेचेंगे ही इस घर को जब हमें रहना ही नहीं है। नितिन बोला, तो तूने पहले ही सोच लिया है कि तू इसे बेचेगा? जब मैं इतने सालों तक इसे वैसा का वैसा ही संभाले रहा हूँ, तो क्या तुम लोग अपनी जेब से हर साल कुछ पैसा खर्च करके इस घर की मरम्मत रंगाई पुताई नहीं करा सकते? ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं बेटा। मुझे पता है तुम लोगों की ऐशो आराम की जिंदगी अंत समय में तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं रहने देगी। ये घर मेरे पोतों के लिए सोने की मुर्गी साबित होगा। फिर विमल जी आगे बोले, मेरी जितनी आरडी एफडी है वो मैं सुशीला को दे रहा हूँ। अगर वो बीमार पड़े तो उसका अच्छे से अच्छा इलाज हो सके। अगर इन पैसों की जरूरत ना पड़ी तो सुशीला इन्हें राखी और तुम्हारे बच्चों के नाम कर सकती है। गांव का बाबूजी के आशीर्वाद के रूप में मिले 4 कमरे और खेत मेरे जाने के बाद तुम लोगों के हो ही जाएंगे, पर तुम उसे बेचोगे नहीं, इसका तुम्हें हलफनामा देना होगा। ये धरोहर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहेगी। ही चाहता हूँ, हर बात पर आप शर्त क्यों रख रहे हैं? हमारे नाम हो गई कोई चीज तो उसका हम कुछ भी करें। अनुज झल्लाता हुआ बोला, तुझे मंजूर हो मेरा फैसला तो ठीक है, नहीं तो मैं मेरे पास और भी लोग हैं जिन्हें मैं दे सकता हूँ ये सब, जिन्हें जरूरत है। विमल जी रोष में बोले, रहने दे छोटे, वो सब देखते रहेंगे। पापा बाकी इस घर का सामान, सोने चांदी के जेवर और वो चौराहे वाली 2 दुकानों का तो आपने बताया नहीं। नितिन बोला, जेवर की बात सुन। दोनों बहुएं विमल जी के और नजदीक खिसक आई। कैसा जेवर? बहुओं की जरूरत का सब जरूरी जेवर तो उन्होंने हर शादी ब्याह में जरूरी मौकों पर सुशीला से ही पहले ही निकलवा लिया। वो पापा जी, अभी तो हमने कुछ भी नहीं लिया, अभी तो बहुत सी चीजें मम्मी के पास ही हैं। छोटी बहू काजल तपाक से बोली, तू भूल गई वो दिन जब सुशीला के कान के झुमके टूट गए थे? उसे रज्जो दीदी के बेटे के ब्याह में जाना था। उसने तुझसे कितना कहा कि बहू जो झुमके तुझे दिए हैं वो दे दे पहनने को, पर तू बहाने बनाती रही कि वो मेरे मायके में रखे हैं लाकर। वे बेचारी सुशीला कुछ न कह पाई, चुपचाप आंसू बहाते हुए नकली झुमके साड़ी से ढककर पहनकर चली गई। पूरी शादी में सबसे नजरें चुराती रही कि कहीं कोई पहचान न ले। तुम्हारे ससुर की बनाई हुई चीजों पर उनकी पत्नी हक नहीं दिखा सकती? फिर तो मैं दुनिया का सबसे असहाय पति हुआ जो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो पापा जी मम्मी जी को क्या इस उम्र में वो मांग टीका झुमके जेवर पहनी अच्छी लगेंगी? ये तो बहुओं पर ही शोभा देते हैं। बड़ी बहू रानी बोली, और क्या वो 10 तोले की पायल मम्मी जी पे क्या अच्छी लगेंगी? मम्मी जी आप मुझे अपने झुमके और पायल दे दो और दीदी को मांग टीका। दीदी को तो वैसे ही पहले ही मुझसे ज्यादा मिल चुका है। काजल बोली, छोटी है छोटी ही रह, समझी काजल? क्या ज्यादा मिल गया तुझे? झुमके मैं ही लूंगी। दोनों बहुएं तू तड़ाक पे उतर आई। ये सब देख नितिन तेज आवाज में बोला, चुप करो तुम दोनों, एक भी शब्द अब आगे कहा तो, अगर अब एक भी शब्द आगे कहा तो जो भी घर की सोने की चीजें तुम्हें मिली है उन्हें वापस माँ के पास आने में समय नहीं लगेगा। दोनों बहुएं नितिन की तेज आवाज से डर जाती हैं, घूंघट लंबा कर पीछे की ओर खिसक जाती हैं। पापा अब जो भी जेवर माँ के पास हैं उसे उन्हीं के पास रहने दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों पहले ही माँ से सब ले चुकी हैं। नितिन सरल भाव में बोला, हाँ पापा मुझे भी नहीं पता था। माँ चाहे तो राखी दीदी को दे सकती हैं क्योंकि उनकी शादी तंगी हालत में हुई थी, तब हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए थे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। छोटा बेटा अनुज बोला, हाँ पापा मुझे भी कोई समस्या नहीं है। नितिन बोला, पर हमें तो है। दोनों बुए तपाक से बोल पड़ी, हमारे आगे भी बेटी है, उसे क्या देंगे? अगर तुम्हें आपत्ति है तो अपने अपने घर का रास्ता नाप सकती हो। अपनी बेटियों के लिए उनका बाप है, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। नितिन बोला, तू कैसे बात कर रहा है? बहुओं से यही सिखाया है हमने तुझे? अब दोबारा कभी हमारी बहुओं से इस लहजे में बात की तो समझ लेना। विमल जी कपकपाती आवाज में बोले, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से मेरे ससुराल में मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस आप लोग अच्छे से रहो। राखी बोली, तो मैं अब तुम लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा।
रही बात दुकानों की, तो वो मैंने अपनी पोती और नातिन के नाम की है। जब उनकी पढ़ाई या ब्याह या किसी भी आड़े समय में ज़रूरत हो तो तुम लोग बिना संकोच के खर्च कर सको। ये ना सोचना कि ये तो लड़की है, इन्हें नहीं पढ़ाना ज़्यादा, समझे? बोलते-बोलते विमल जी की खाँसी उखड़ने लगी, साँसें तेज़ होने लगी, फिर भी वो बोलते रहे, "इस घर का सामान मेरे और सुशीला के बाद तुम लोग आपसी समझ से बाँट सकते हो।" पर अब उन पर बोला नहीं जा रहा था। वो ज़मीन पर गिरने ही वाले थे कि नितिन ने दोनों हाथों का सहारा दे विमल जी को कांधे पर ले लिया। "छोटे गाड़ी की चाबी ला, तुरंत गाड़ी में सहारा दे बिठाया। तुम दोनों काजल और रानी पाकी पापा की ज़रूरी सामान और दवाई लेकर बैठो। माँ तुम बच्चों के पास रहो, क्यों परेशान हो रहे हो? तू अब समय नहीं है मेरे पास, वो डॉक्टर मुझे मशीन पर डालकर लाखों रुपए बना देंगे।" विमल जी लंबी-लंबी साँस लेते हुए बोलते रहे। "अब आप चुप रहो पापा, इतनी सस्ती जान नहीं आपकी पापा।" अनुज बोला। जल्दी से सब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पर लिया। बचने की उम्मीद बहुत कम थी, पर सभी बच्चों की और सुशीला जी की दुआओं से विमल जी खो गए। कुछ दिन उन्हें आराम करने की ही सलाह दी गई। दोनों बेटे उन्हें गोद में उठाकर निर्वित कराते, नहलाते। ये सब देख विमल जी और सुशीला जी की आंखों से आंसू स्वतः ही निकल आते। "अब मैं ठीक हूँ, तुम लोगों को आए 1 सप्ताह हो गया। अब अपनी अपनी नौकरी पर जाओ, कमाओ खाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारा मालिक गुस्सा ना हो जाए। अभी आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप और मेरे साथ चल रहे हैं?" नितिन बोला। रानी भी बोली, "हाँ पापा जी, बच्चे भी अपने दादी दादू के साथ बहुत खुश रहेंगे। भी पास में ही हूँ, वीकेंड पर आ जाया करेंगे।" अनुज बोला, "हाँ ये सही है छोटे तो पापा, अब मैं चलती हूँ। आपके बहू बेटे आपकी सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जब जरूरत हो बता दीजिएगा।" राखी डबडबाती आंखों से बोली। नितिन ने राखी के सर पर हाथ फेर दिया। "दीदी आप इतनी बड़ी हो फिर भी छोटे बच्चों की तरह रोती हो। बच्चों का आपसे प्रेम देख विमल जी की उम्र खुद ब खुद बढ़ गई। अब वो दुनिया से निश्चिंत होकर जा सकते थे।" सुशीला जी बोले, "हमारी घर की गठरी मजबूती से बंधी है, इसे कोई नहीं खोल सकता।" विमल जी को वसीयत सुनाए 10 साल हो गए हैं, वो पहले से भी ज्यादा हट्टे कट्टे हो गए हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।